तो आप सभी बच्चों को, जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो एसओएल से कर रहे हैं या कहीं से भी कर रहे हैं, इग्नू से कर रहे हैं, रेगुलर से कर रहे हैं, इवन किसी भी कॉलेज से आप अगर पढ़ रहे हो, तो आपके लिए ये जो वीडियो होने वाली है बिजनेस स्टैट्स की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम यहाँ पे बिजनेस स्टैट्स को जो समझेंगे वो बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। कहने का मतलब ये, जो कि कहते हैं ना जीरो लेवल से। जीरो लेवल का मतलब ये है जहां पे आपको स्टैट्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता ना, वहां से स्टार्ट करेंगे। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 1 घंटे के अंदर अंदर सेंट्रल टेंडेंसी और आपका डिस्पर्सन दोनों के दोनों खत्म कर दिए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे लग जाएंगे, 1.5 एन आवर। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा टाइम होता है, जिस टाइम के अंदर अगर किसी बच्चे को मैं ये कहूँ, अगर कोई बच्चा 2 चैप्टर कंप्लीट कर ले, ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन, तो कितनी बड़ी बात हुई, कितना बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और हर कोई जानता है ग्रेजुएशन के एग्जाम में सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, एनी 5। अगर आप उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर ले रहे हो इस वीडियो से, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे बिजनेस स्टैट्स जो हम समझने वाले हैं, बिल्कुल जीरो से समझेंगे। स्टैट्स क्या होती है उसके बारे में समझेंगे। आगे जो जो चीजें आती है, क्योंकि एग्जाम का कुछ पता नहीं होता। चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, लेट सपोज आप बीकॉम कर रहे हो, तो बीकॉम में कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एडवांस लेवल के पूछ लेता है, लेकिन आप बीबी कर रहे हो तो बेसिक लेवल पे पूछेगा। और एमकॉम कर रहे हो तो और ज़्यादा एडवांस पूछेगा, मेन मेन चीज़ें पूछेगा। और एमबीए कर रहे हो तो यहाँ भी एडवांस बीकॉम लेवल तक पूछ लेता है। तो कहने का मतलब ये है, ये चीज़ आपको क्लियर भी होनी चाहिए। और दूसरी बात यार, ये नोट्स बड़े अच्छे हैं, बड़े प्यारे नोट्स लग रहे हैं देखने में ना। मन मतलब बहुत मेहनत से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। तो काफ़ी एफर्ट्स लगे हैं, खुद से नोट किए हैं और फिर इसको कन्वर्ट किए हैं। मानोगे नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टार्टिंग से। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। स्टैटिक्स। स्टैटिक्स मीन दैट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक और डेटा फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं बात को समझते हैं कि स्टैट्स होती क्या है। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में पूछेंगे, समझेंगे। बेटा स्टैट्स कुछ नहीं होती है। स्टैट्स का मतलब होता है एक नंबरों का बहुत बड़ा एक जाल बना हुआ है। बहुत सारे नंबर्स हैं और वो सारे नंबर्स एक जगह दिए गए हैं, एक जगह इकट्ठे कर रखे हैं। अब उस नंबर्स पे एनालाइज करना, उस नंबर पे कुछ टूल्स यूज करके उनकी कैलकुलेशन करनी है, कुछ प्रेजेंटेशन करनी है, अलग अलग तरीके से एनालाइज करना। यानी अगर आपके पास कहीं भी नंबरों का इंफॉर्मेशन दी गई है, उसी को स्टैट्स कहते हैं। कुछ नहीं होता। स्टैट्स का मतलब सिंपल सा है, जहां पे नंबर्स आ गए और बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, तो वो नंबरों को एक जगह इकट्ठा कर लो, वही स्टैट्स होता है। तो स्टैट्स मीन दैट गैदरिंग द इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिक और डेटा फॉर्म। न्यूमेरिक फॉर्म में या डेटा की फॉर्म में। डेटा का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीजों की डेटा। ऐसा भी नंबर उल्टे सीधे नंबर दिए हुए, किसी में नंबर एज का दिया हुआ है, किसी का वेट का दिया हुआ है, नहीं। डेटा का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर हेडिंग है, उसके बारे में पूरे नंबर्स लिखे हुए हैं। जैसे कि आप मान के चलो कि कहीं किसी कंट्री की पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन का मतलब ये, पॉपुलेशन में वो पूरी पॉपुलेशन की ही डेटा होगी, ठीक है। उसमें बर्थ रेट, डेथ रेट नहीं होगा, सिर्फ नंबर ऑफ पर्संस कितने हैं वो दिया गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है डेटा प्रेजेंटेशन इन 3 फॉर्म्स। सीधी सी बात है, अगर आप डेटा की बात कर रहे हैं, अगर हमारी बात यहाँ पे खत्म हो रही है, तो हम यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर स्टैट्स की बात करते हैं कि नंबर अगर एक जगह इकट्ठे हो गए, तो वो सारे के सारे स्टैट्स होते हैं, या डेटा की फॉर्म में नंबर स्टेट कलेक्ट किए गए। अब बात आती है डेटा की फॉर्म में, तो डेटा है क्या। डेटा वही है, एक पर्टिकुलर हेड है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नंबर की फॉर्म में, दैट इज डेटा। और डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाता है, सारा खेल इसी का ही है। सारा खेल इसी का ही है। स्टैट्स में सिर्फ और सिर्फ सारा खेल डेटा का होता है। तो डेटा की बात करें तो डेटा जो प्रेजेंट होते हैं वो 3 फॉर्म में होते हैं। देखिए चलिए आगे चलते हैं। डेटा जो प्रेजेंट किए जाते हैं वो 3 फॉर्म में किए जाते हैं। फर्स्ट इज टेक्सुअल, और सेकंड इज टेबुलर, और थर्ड इज ग्राफिकल या डायग्रामेटिक फॉर्म। टेक्सुअल फॉर्म का मतलब क्या होता है। टेक्सुअल फॉर्म का मतलब होता है जहां पे ज्यादा इसका यूज नहीं होता है। स्टैट्स में टेक्सुअल का मतलब है टेक्स्ट में लिखे होंगे कि इसका इतना खर्चा था, इसका इतना पैसा था, इसको इतना देना था, इतना मतलब हमें बताया गया होगा। कुछ लोग थे उनकी पॉकेट मनी ये दी हुई है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ कहा गया होगा।
बट इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आते हैं सीधा टैबुलर फॉर्म का, यही मेन है। टैबुलर फॉर्म का मतलब होता है जिससे हम एक टेबल की फॉर्म में डेटा को दे देते हैं। जब डेटा इधर उधर होती है तो उस टेबल की फॉर्म में उठा के रख देते हैं। तो ये कहाँ पे होता है? मोस्ट यूज कंप्यूटिंग स्टैटिकल टूल्स। अगर स्टैटिकल टूल्स यूज कर रहे हो तो यहाँ पे अप्लाई करोगे। चलिए आगे देखते हैं। टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म क्या होती है? टैबुलर फॉर्म ज़्यादातर कई टेबल की फॉर्म में होती है, लेकिन मेन जो टैबुलर फॉर्म देखी जाती है वो होती है सीरीज टेबल। सीरीज का मतलब क्या होता है? चलिए आगे चलते हैं। सीरीज का मतलब होता है कि अगर मैं बात करूं, बहुत सारे नंबर दिए गए हैं और वो नंबर जो है एक लाइन में दिए गए हैं, दैट इज सीरीज। सीरीज का मतलब कुछ नहीं होता। सीरीज का मतलब इतना ही होता है, एक लाइन में आप खड़े हो, दैट इज सीरीज। इधर उधर खड़े हो तो वो सीरीज नहीं है। तो सीरीज की बात करें तो सीरीज दो तरीके की होती है बेटा। सीरीज यहाँ पे दो तरीके की होती है। सीरीज कौन कौन सी दो सीरीज होती है? पहली सीरीज जो होती है दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल जिसे अनग्रुप्ड सीरीज भी कहते हैं, जिसका कोई ग्रुप नहीं होता, अकेली होती है बेचारी। अकेली सीरीज को हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। और जो बेचारे जो ग्रुप में होती है, जो ग्रुप में घूम रहे हैं भैया, ऐसे लोगों को डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज कहते हैं। आगे कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे डिस्क्रीट और कंटिन्यूस क्या होता है। पहले इंडिविजुअल की ओर फोकस करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है भैया? सिंगल, लाइक सिंगल सीरीज, लाइक ओनली एक्स सीरीज। अगर मैं आपके पास इंफॉर्मेशन एक्स की फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स इतनी इतनी वैल्यू है, तो वो समझ जाना एक्स मान के चलते हैं, एक वेरिएबल मान के चलते हैं, उसी को इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, सिंगल सीरीज। जैसे कि लेट्स सपोज एग्जाम्पल लेते हैं। मार्क्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, और मार्क्स जो है बच्चों के 10, 20, 30, 40, 35, 10 और फिर अगेन 30 और फिर 40। तो ये बार बार कई बच्चों के नंबर आ रहे हैं, किसी के कम है किसी के ज़्यादा हैं। तो ये नंबर जो दिए गए हैं एक लाइन में दिए गए हैं, दैट इज इंडिविजुअल सीरीज। एक लाइन में दिए हैं लेकिन कंप्लीट सीरीज नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया गया 10 नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं। वैसे तो हमें दिख रहा है 2 हैं, 30 लाने वाले भी 2 हैं, 40 लाने वाले भी 2 हैं, 20 लाने वाला 1 है, 35 लाने वाला 1 है। तो बात ये नहीं होती है, कि बात ये होती है कि इसको प्रॉपर फॉर्म में नहीं लिखा गया, तो ये इम्प्रॉपर फॉर्म होता है इंडिविजुअल सीरीज। आगे हम लोग समझते हैं डिस्क्रीट सीरीज के बारे में। तो डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है? यहाँ पे 2 सीरीज दी गई होती है। एक वेरिएबल होती है जिसे आइटम सीरीज भी कहते हैं। वेरिएबल, आइटम्स, आइटम्स ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे लिख सकते हो आप आइटम्स, 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 ओहो आइटम्स आप लोग लिख लीजिएगा, आइटम सीरीज। तो आइटम सीरीज होती है, यानी आइटम के बारे में कोई भी आइटम हो गया, मार्क्स एक आइटम है, वेजेस एक आइटम है, ये सब आइटम्स की बात करता है। तो आइटम्स वेरिएबल्स की बात करेगा तो एक सीरीज वेरिएबल होगी, दूसरी सीरीज होगी उसी वेरिएबल के बारे में बताया गया होगा, कितने नंबर्स में है, कितनी फ्रीक्वेंसी है उसकी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी सीरीज। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा हम ये देखते हैं कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मार्क्स दिए हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और मार्क्स के बारे में स्टूडेंट्स भी बताए गए। वाओ क्या बात है, ये तो कंप्लीट सीरीज है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया गया, मार्क्स 10 है और उसके बच्चे भी 5 है, यानी 10 मार्क्स लेने वाले टोटल 5 स्टूडेंट है, 20 मार्क्स लेने वाले 10 है, 30 लेने वाले 12 है, 40 लेने वाले 20 है, 50 लेने वाले 15 है, 60 लेने वाले 8 है, 70 लेने वाले 6 है। तब मेरा कहने का मतलब ये सबसे ज्यादा मार्क्स जो आ रहे हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे आगे आप सीखोगे मोड वैल्यू, इसी को मोड वैल्यू कहते हैं। सबसे ज्यादा मार्क्स लेकर जो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं, सो ये सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं 20 स्टूडेंट्स हैं जो 40 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। इसका मतलब है बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 मार्क्स गेन किए हैं। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग कंटिन्यूस सीरीज पे कंटिन्यू करते हैं भाई, कंटिन्यूस सीरीज पे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे भी 2 सीरीज होती है। पहली सीरीज यहाँ पे डायरेक्टली स्पेसिफाई नहीं होगी, किसी चीज के बारे में स्पेसिफाई नहीं करेगा, वो रेंज दे देगा कि भैया 0 से लेके 10 नंबर तक लाने वाले बच्चे इतने, यानी 0 से 10 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 सब आ जाएंगे भैया। तो ये रेंज वाली सीरीज होती है, रेंज वाली सीरीज, जहां पे एक सीरीज रेंज की होती है जिसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। और सेकंड जो सीरीज होती है, सेकंड तो आपको पता है जो क्लास इंटरवल दिया हो उसके बारे में बताएगा कितने नंबर स्टूडेंट्स हैं, यानी सेकंड सीरीज सेम फ्रीक्वेंसी होती है जैसे आपके डिस्क्रीट में होती थी। चलिए अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में दिया हुआ मार्क्स दिए हुए हैं 0 से लेकर 10 तक, 10 से 20 ये रेंज दी हुई है। देखिए पहली सीरीज जो है वो रेंज स्पेसिफाई कर रही है, जैसे ये रेंज
ये रेंज मैंने बताया ना, रेंज वाली सीरीज होती है कंटिन्यूस सीरीज, उसके बारे में बताया गया। इतने बच्चों ने लिया, इतने से इतने मार्क्स इतने बच्चे, इतने से इतने मार्क्स इतने बच्चे, इतने से इतने मार्क्स इतने बच्चे, इतने से। एक बात याद रखिएगा, ये सीरीज जो होती है वे एक्सक्लूसिव सीरीज होती है। इस सीरीज को हम लोग एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। और याद रखना, कंटिन्यूस सीरीज में सबसे जो मेन सीरीज होती है वो एक्सक्लूसिव ही होती है। अगर आपसे क्वेश्चन में बाकी की सीरीज दी गई है तो याद रखना, आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस सीरीज को कन्वर्ट करोगे किस सीरीज में? एक्सक्लूसिव में। याद रखना, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव सीरीज वो होती है जहां पे लास्ट नंबर को इंक्लूड नहीं करते। लास्ट नंबर का मतलब ये 0 से लेकर 10 का मतलब ये है, आप 10 से कम वैल्यू लोगे, 10 के बराबर नहीं लोगे, 10 के इक्वल टू नहीं लोगे, इक्वल टू 10 आप नहीं लोगे। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव कहते हैं। एक्सक्लूसिव का मतलब है इंक्लूड ना करना। तो 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसका मतलब ये 10 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 0 को इंक्लूड करेंगे। लोअर वैल्यू इंक्लूड करते हैं, बाकी जो अपर वैल्यू होती है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये हर वैल्यू में, हर में, यहाँ पे भी 20 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे 30 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यहाँ पे 40 को नहीं करेंगे, यहाँ पे 50 को नहीं करेंगे। इसी सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। 5 तरह की सीरीज होती है। कंटिन्यूस सीरीज में 5 टाइप्स की होती है। देखो ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है, बीकॉम वालों का मैंने देखा है, कई बार सीरीज के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। और यहां तक कि मैं कह रहा हूं, इग्नू वाले तो ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन दे ही देते हैं। वो तो सोचते हैं कि बच्चों को कुछ पता ही नहीं होगा, साइंस साइड से आया होगा या कभी स्टैट्स पढ़ी होंगी, वो उठा के यही क्वेश्चन देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सीरीज के बारे में मैं बता रहा हूं, वरना आपको मैं बताऊं तो बीकॉम लेवल पे, ग्रेजुएशन लेवल में कोई भी सीरीज के बारे में नहीं बताता, सीधा आपको मेन चीज पे लेके जाता है। मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता रहा हूं। अब एक काम कर दो बेटा, बेसिक तो बता रहा हूं, साथ के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर नहीं सब्सक्राइब करोगे ना बेटा, ये जो वीडियो देख रहे हो ना, तुम लोग बहुत बड़े पापी हो, दुष्ट हो, या मान के चलो मेरा यूज कर रहे हो। मैं इतने अच्छे से पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो इसका मतलब ये है कि आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इसका फायदा ये होगा, बाकी की वीडियो भी तो मिलेगी यार तुम्हें, और इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बताऊंगा ना, इतनी अच्छी अच्छी चीजें सिखा दूंगा ग्रेजुएशन लेवल पे, ग्रेजुएशन मास्टर हर चीज लेवल पे। कॉमर्स वाले बच्चे भाई सब एक्सपर्ट कर दूंगा, क्योंकि इसका नाम ही कॉमर्स आचार्य है। याद रखना, आचार्य क्या होते हैं। और वैसे भी मैं आईपी कॉलेज का प्रोफेसर हूं, मैं आपको बता देता हूं। मेरा नाम रवि आचार्य है और मैं आईपी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। कम से कम 2 से 3 साल हो गए मुझे वर्किंग करते हुए। उससे पहले ड्यू में था, ड्यू में एज ए गेस्ट था, और भी मैंने कई कॉलेज में, कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है। ठीक है, बाकी क्वालिफिकेशन की बात करो तो क्वालिफिकेशन तो बहुत है, बहुत सारी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बहुत डिग्री है, बाद में बताऊंगा कभी टाइम मिला तो। चलिए, 5 टाइप्स ऑफ सीरीज ओनली। याद रखना, ये 5 सीरीज होती है, लेकिन इन 5 सीरीज में एक खास बात होती है। वो क्या होती है? इसकी जो पहली वाली सीरीज होगी ना, वो हमेशा डिफरेंट होगी। पहले वाली सीरीज जो होती है, फर्स्ट सीरीज जो होती है, वो डिफरेंट होती है। सभी में, पांचों टाइप्स की सीरीज में देखो, कंटिन्यूस सीरीज जो होती है ना, वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। कंटिन्यूस सीरीज के भी टाइप्स होते हैं, सबसे बड़ी बात होती है। और कंटिन्यूस सीरीज के टाइप्स अगर आपको पता है ना, क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे पता है कई बच्चों को पता भी होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं, सीख लो, और पता है तो रिवाइज कर लो यार, कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा। मुझे लगता है कि आपको कुछ तो नया सीखने को मिलेगा। तो देखिए, आप ध्यान से देखिए वीडियो को, बड़े अटेंटिव होके वीडियो को देखते रहिए। तो कहने का मतलब भाई, यहाँ पे पहली सीरीज जो होती है वो चेंज होती है जितने भी हैं। क्या आपको ये पता था? क्या आपको ये कभी बताया गया था? नहीं बताया गया, लेकिन इस नोट्स के अंदर अच्छे से बताया गया। देखो, सब कुछ बताया गया कि इन सीरीज में क्या डिफरेंस होता है। इन पांचों सीरीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहली सीरीज ही चेंज होती है, बाकी दूसरी तो फ्रीक्वेंसी होती है भाई। दूसरी सीरीज जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, बस इसको छोड़ के। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते। पहले आते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। सर 10 से 15, 15 से 20, 20 से 30। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लोअर वैल्यू को इंक्लूड करते हैं, लोअर क्लास इंटरवल की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे। 15 मार्क्स को इंक्लूड नहीं करेंगे, 20 मार्क्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारी जो हो जाती है, ये हो जाती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। इसको इंक्लूड नहीं करते। एक्सक्लूसिव का मतलब है एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है नॉट इंक्लूड। किस वाली वैल्यू को? अपर वैल्यू को। अपर वैल्यू को जहां पे इंक्लूड नहीं किया जाता, अपर वैल्यू को। ठीक है, अपर वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा, हम बात करेंगे भाई, सीधी सी बात करेंगे इंक्लूसिव पे।
तो इंक्लूसिव सीरीज क्या है, कहते हैं इंक्लूसिव कहती है कि भाई इसमें इंक्लूड करेंगे, इसमें 10 भी इंक्लूड करेंगे और 14 भी करेंगे, यानी लोअर और अपर दोनों ही वैल्यू को इंक्लूड, इसको भी इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको इंक्लूड नहीं किया, इसको इंक्लूड नहीं किया, इससे नीचे वाली वैल्यू को इंक्लूड किया। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें भी इंक्लूड करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी, इसलिए तो इसका नाम है इंक्लूसिव, इंक्लूड करना। लेकिन बात ये आती है सर, आपने बताया कि हर सीरीज को एक्सक्लूसिव में ही कन्वर्ट करना है तभी क्वेश्चन सोल्व होगा। हाँ, तो इसको करने का एक तरीका होता है। अगर ये इंक्लूसिव है तो एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, शायद आपको बड़े ध्यान से दिख रहा होगा कि सर हमें ना एक चीज दिख रही है। वो क्या दिख रही है, वो ये दिख रही है कि यहाँ पे वैल्यू जहां पे खत्म हो रही है वहां से ये शुरू नहीं हो रही है। हालांकि कंटिन्यूस सीरीज की एक पहचान होती है, एक आइडेंटिफिकेशन होती है, जहां पे वो एंड होगा वहीं से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं। देखो, आप यहाँ देख लो, यहाँ भी देख लो। तो एक तरीका है इसको सही करने का। सही करने का तरीका क्या है कि आप क्या करो, लोअर लिमिट में से 0.5 को माइनस कर दो। लोअर का मतलब क्या है, ये वाली वैल्यू, इसमें से आप 0.5 माइनस करोगे तो ये 9.5 आ जाएगा। और जो अपर वैल्यू है उसके अंदर 0.5 क्या कर दो, ऐड कर दो। बस ऐड कर दिया मैंने। अब यही सिस्टम सब में करो, सब में करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये आपकी लास्ट की सीरीज आ जाएगी। यह आसान सा तरीका ये है। अगर आपका ये 14.5 हो गया तो यहीं से स्टार्ट कर दो, कुछ नहीं करना। और 19 में पॉइंट जहाँ पे खत्म हुआ वहीं से शुरू करो, और फिर उसके बाद 19 पॉइंट के पास 0.5 लगा दो, फिर इससे स्टार्ट करो, फिर इसके बाद पीछे 0.5 लगा दो। चलिए, ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग आगे चलते हैं ओपन एंड सीरीज। ओपन एंड सीरीज का मतलब है ओपनली चलना भाई, ओपन बात करें, ओपन नाम का होता है। ओपन एंड सीरीज का मतलब होता है भाई साहब मैंने दो चीजें ओपन कर दी है, बाकी की दो खुद ओपन कर ले। ये दो ओपन है, पता चला 10 से 20, 20 से 30, तो अगली सीरीज क्या होगी, 30 से 40। ले भाई, इसने नहीं दिया तो मैं कर लूंगा अपने आप। सर इससे पहले वाली क्या होगी, 10 से 20 है, तो 10 से कम क्या होगा, 10 का गैप है तो 0 से 10। तो यहाँ आ गया, यहाँ पे आएगा 0 से 10, यहाँ पे आएगा 0 से 10, और यहाँ आएगा 30 से 40। अरे यार इतना आसान था। हाँ यार, इतना आसान ही होता है ओपन एंड सीरीज। तो ओपन एंड सीरीज तो सब कुछ कहता है, ओपन करके दे रखा, दो चीज खुद से कर ले। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, फिर देखते हैं आगे की ओर और देखते हैं क्या कर सकते हैं आगे। हमारा आता है एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज हो गया। देखो 0 से 10 हो गया, 10 से 20 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, 0 से 10, और ये 30 से 40 कर दिया ना। बहुत सिंपल था यार। अब आते हैं सीधा मिड वैल्यू सीरीज पे। अब मिड वैल्यू सीरीज जो होती है बेटा, ये मैं आपको बता दूं तो बेटा ऐसा है, मिड वैल्यू सीरीज थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर जो मार्क्स दिए गए होते हैं ये एक्चुअली मिड वैल्यू होती है। यहाँ पे मार्क्स नहीं लिखेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में मिड वैल्यू ही लिखता है। तो बात ये आती है कि अगर ये मिड वैल्यू दी गई है तो मिड वैल्यू में हम लोग क्या करने वाले हैं, मिड वैल्यू तो वो वैल्यू होती है जो बीच की वैल्यू होती है। अब बीच की वैल्यू का मतलब ये, मिड के मतलब ये होता है किसी दो वैल्यू को डिवाइड करके निकाली गई होगी। यस, बिल्कुल वही होता है। ये अपर लिमिट, ये जो मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मिड की वैल्यू दी गई होती है, तो इस मिड की वैल्यू को चेंज करने का एक तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, लोअर लिमिट निकालनी है। सबसे पहले वाली लोअर लिमिट निकाल लो, पहली वाली लोअर लिमिट निकाल दो। मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ, फर्स्ट लोअर लिमिट निकल जाए और सेकंड अपर लिमिट निकल जाए। फर्स्ट लोअर और फर्स्ट की अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना, आपके पास जो मिड वैल्यू दी गई होती है ना, इसका एक फॉर्मूला होता है। मिड वैल्यू जो दी गई होती है उसमें से यहाँ पे लिख लो, ऐसी अपर वाले में भी लिख लो, लोअर वाली और अपर वाले दोनों में ही मिड वैल्यू लिखनी होती है। जो कि आपके पास कितनी दी हुई है, जरा ध्यान से देखिए, ऊपर दी गई है 5। ये रही आपकी मिड वैल्यू। पहले वाली मिड वैल्यू जो है वो आपको लेनी है यहाँ पे। अगर लोअर लिमिट निकालनी है तो -1/2 इंटू गैप कर दो, और अपर लिमिट निकालनी तो उल्टा कर दो, प्लस कर दो। सेम 1/2 इंटू में गैप। गैप कितना है सर, गैप कैसे पता चलेगा कि इसके बीच गैप कितना है? आराम से देखो, 5 से लेकर 15 के बीच में गैप कितना दिख रहा है सर? 5 से लेकर 15 के बीच में 10 का है, 15 से लेकर 25 में 10 का है, 25 से लेकर 35 में 10 का है, तो 10 गैप आ गया, 10 का गैप आ गया। तो गैप है जो 10 का वो ले लिया हमने, 5 - 1/2 इंटू में 10, और ये हमारे पास क्या आ गया, 0। सेकेंड वाला क्या गया, 10। तो बस बन गया।
पहला क्लास इंटरवल बनने की देरी है, फर्स्ट क्लास इंटरवल 0 से 10 है, तो ऑब्वियस सी बात है अगले जो होंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। आप डायरेक्ट निकाल सकते, लिख सकते हो, या निकालना अगर क्या मन हो तो निकाल लेना, आंसर यही आएगा। एम का मतलब होता है मिड वैल्यू, और गैप का मतलब होता है क्लास इंटरवल के बीच का गैप, ठीक है, जो ये कन्वर्ट किया गया। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग समझते हैं। फिर इसके बाद हम लोग समझते हैं एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव, ओपन एंड सीरीज, ये तो हो गया था, ठीक है। तो हम लोग आगे चल रहे थे, मिड वैल्यू सीरीज हो गया था। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज आता है। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज वो सीरीज होती है जहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया होता है, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी को हम ऐड करते हैं वन बाय वन, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऐड होती है या तो ऊपर से या तो नीचे से, ध्यान रखना। जहाँ पे जिस सीरीज के अंदर, याद रखना इस सीरीज के अंदर पहली बात तो ये कि दोनों सीरीज चेंज होगी, फर्स्ट भी और सेकंड भी। कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वाली सीरीज से मेन लेना देना है। जो फर्स्ट सीरीज होती है वो लेस देन लिखी होगी, लेस देन की फॉर्म में हो सकती है। दो तरह की सीरीज होती है, देखिए एक तो सीरीज होती है लेस देन वाली, एक सीरीज आपकी होगी देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीरीज। इसका मतलब ये है कि आपके पास दो तरह की सीरीज दी गई होगी, एक लिखा हुआ आएगा लेस देन होता है, लेस देन के दूसरे कई वर्ड होते हैं, बिलो हो गया, लेस देन हो गया, लीस्ट हो गया, ये सब वर्ड जो किए जाते हैं लेस के लिए यूज की जाती है, कम के लिए। तो कम वाली सीरीज होगी और एक ज्यादा वाली सीरीज होगी। तो कम वाली सीरीज में क्या होता है, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, दो चीजें होती है, एक तो कम लिखा हुआ 0 से लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ऐसे जैसे ये दिया हुआ, देखो ये रहा ना, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, ये दिया हुआ ना, लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ऐसे दिया गया हुआ। और इसके सामने एक सी एफ लिखा हुआ, ये सी एफ दिया गया हुआ। अब जानते हैं सी एफ दिया गया हुआ तो क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। जब क्वेश्चन में सी एफ दिया गया हुआ तो सी एफ इस तरीके से दिया गया हुआ कि हमने फ्रीक्वेंसी को ऐड किया हुआ, फ्रीक्वेंसी ऐड होती है, बस याद रखना फ्रीक्वेंसी। क्योंकि यहाँ पे आप एक चीज नोट करना, कभी देखना आपको एक चीज दिखाई देगी, वो क्या चीज दिखाई देगी आपको, ये चीज दिख रही है कि जो यहाँ पे सी एफ की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। जैसे आपको ये सी एफ दिखाई देगा इंक्रीज हो रहा होगा, 15, 35, 47, 55, ये इंक्रीज हो रहा है। तो सी एफ की पहचान होती है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो होता क्या है कि हम यहाँ पे लेस देन सीरीज जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, इसमें क्या करते हैं, हम एडिंग तो करते हैं फ्रीक्वेंसी को, लेकिन स्टार्टिंग से करते हैं, ऊपर से करते हैं, ऊपर से वन बाय वन ऐड करते जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। देखो स्टार्ट किया और एंड तक खत्म किया। लेकिन लेकिन अगर मोर देन हो तब क्या करेंगे, मोर देन हो तब उसमें क्या होता है, उसमें भाई साहब उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें जो होता है ना, इन दिस सीरीज वी कैलकुलेट मोर देन सी एफ बाय एडिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एंड टू स्टार्ट। नीचे से ऐड करते हैं, नीचे से ऐड करते हुए आखिर ऊपर तक चल जाता है। तो इसकी पहचान ये होती है नीचे से, वो होता है ऊपर से, क्योंकि माइनस प्लस तो हमेशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वो अगर ऊपर से ऐड हो रहा है तो ये नीचे से ऐड होगा। चलिए एक क्वेश्चन समझते हैं। जैसे कि आपके पास ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज दी गई है, इसको आपको कन्वर्ट करना है सी एफ में, उल्टा करना, सी एफ में करना है, सॉरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो उसमें कन्वर्ट करने का कैसा आसान सा तरीका, लेस देन 10, 20 दे दिया, इसको हमने लिख लिया 0 से 10। पहली सीरीज क्या आएगी, 10 से कम है, 20 से कम है। पहली सीरीज में क्या है, 0 से 10, यानी 10 से कम, 10 से 20, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। तो हमने लिख दिया। अब हमारे पास 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 5 में, ध्यान से देखना, 5 में हम लोग 10 को ऐड कर देंगे। पहली वैल्यू तो सेम रहेगी, पहली वैल्यू हमारी सेम रहती है, 5 रहेगी, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या होगी, 5 में 10 को ऐड कर देंगे, 15। फिर जो 15 आएगा, 15 में क्या करेंगे, जो वैल्यू दूसरी तीसरी वाली वैल्यू ये वाली, इसको ऐड कर देंगे 35। फिर इस वाली वैल्यू को ऐड कर देंगे 35 में, 12 को ऐड कर देंगे 47, और 47 में 8 को ऐड कर देंगे 55 आ जाएगा। मोर देन वाली सीरीज में भैया देख लो आप लोग, मोर देन वाली सीरीज में नीचे से स्टार्ट करेंगे, नीचे से, यानी मोर देन क्या करेंगे, 0। जैसे कि इसने तो उल्टा कर रखा है, इसने वापस वैसे दे दिया है, ऊपर ही सबसे बड़ी वैल्यू दी थी, वैसे 0 से स्टार्ट होता है, ऊपर से सीरीज स्टार्ट होगी, लेकिन इन्होंने क्या किया, मोर देन 40। देखिए ना, सबसे पहले
जो सबसे बड़ी वैल्यू है नीचे नीचे, ये नीचे आता है, ये सबसे लास्ट में आता है। तो लास्ट में देखिए, लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। 8 में 12 ऐड किया, 12 में 20 ऐड किया, पीछे से 20 में फिर 10 ऐड कर दिया। ठीक है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है। 20 में 10 ऐड कर दिया, 40 में ये 10 ऐड कर दिया, फिर 50 में 5 ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा सही तो है। 20 में 20 ऐड करेंगे, 20 नंबर है, फिर 40 में 10 ऐड करेंगे, फिर 50 में 5 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से ये सीरीज हो जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दोनों का टोटल सेम है। इसको कन्वर्ट कर देंगे एक्सक्लूसिव सीरीज में, बहुत सिंपल है। तो ये कन्वर्ट हो गया, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, ऊपर से खाइए सबको। अब आगे हम लोग समझते हैं इस चीज को। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जब देते हैं, डायग्रामेटिक आपका तीसरा प्रेजेंटेशन, टेबल खत्म हो गया, सीरीज खत्म हो गया, अब डायग्राम आ गया। डायग्राम 3 फॉर्म में होते हैं, याद रखना 3 फॉर्म्स होते हैं। गार्ड कितना अच्छा बना हुआ यार, मन करा, मतलब कितना देख के इतना मन खुश हो गया। ऐसा लग रहा है यार कितना अच्छा, मतलब कितने अच्छे से ये बनाया हुआ है। नोट्स देखो ना, जो मैं कह रहा हूँ ना कि जो जिसको कुछ भी नहीं आता होगा ना वो भी सीख जाएगा यहाँ पे स्टार्ट। अगर सच बताऊं तो मेरी ये वीडियो आप 2 बार देख लेना, जिंदगी में कभी स्टैट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में। ये 11th के बच्चे होंगे ना, वो भी देख लेना भाई, तुम्हारे भी काम आ जाएगी। ये किसी को भी, किसी भी बंदे को स्टैट्स के बारे में नहीं पता, नहीं यहाँ सीख लो। इतने अच्छे डायग्राम बनाए हुए हैं यार, मतलब अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत अट्रैक्टिव पीडीएफ है। चलिए देखते हैं डायग्राम को। जब हम डेटा की बात करते हैं, डेटा को डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। डायग्राम का मतलब है चित्र दिखाना, चित्र देख के आदमी जज कर देता, हाँ भाई ये तो ऐसा है ऐसा है। मतलब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम नंबरों को कैलकुलेट करें। नंबरों को कैलकुलेट करना, टेबल बनाने का झंझट नहीं चाहिए भाई। टेबल बन के आ गई है आपके पास, और टेबल को ऐसे प्रेजेंट करो कि टेबल देखने से पहले डायग्राम देख के समझ में आ जाए सब कुछ, टेबल देखने की जरूरत ना पड़े। पर ये बनेगा टेबल से ही, नो डाउट बनेगा टेबल से ही, लेकिन इसको ऐसा बनाओ ना कि सामने वाला देख के कहे हाँ भाई हमें समझ में आ गया, आगे नहीं समझना। वैल्यू देखेगा, ऊपर नीचे डायग्राम बना दो, उससे पता चल जाएगा हाँ कोई चीज ऊपर गई है, हाँ भाई यहाँ पे लग रहा है ये चीज हमें प्रॉफिट हो गया, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर कोई लाइन ऊपर जा रही है तो प्रॉफिट ज्यादा है, नीचे जा रही है तो प्रॉफिट कम है। तो ऐसे हम डायग्राम के थ्रू जब डेटा को दिखाते हैं तो ये हमारा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है। देखिए 3 फॉर्म होती है यहाँ पे। एक होती है आपकी ज्योमेट्रिक फॉर्म, जो ज्योमेट्री से बनाई जाती है। एक होती है फ्रीक्वेंसी डायग्राम, जिसमें फ्रीक्वेंसी डेटा होती है। और एक होता है टाइम सीरीज लीनियर ग्राफ, जो कि आप लोग 10th क्लास में ग्राफ बनाते थे, वो वाला ग्राफ, एक्स वाई वाला जो लीनियर ग्राफ होता था, वही ग्राफ है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कैसे इसको कंप्लीट करते हैं। बार डायग्राम बार की तरह बनता है, पाई डायग्राम पाई डायग्राम। इसके अंदर ज्योमेट्रिक डायग्राम के अंदर सिर्फ 2 डायग्राम आते हैं। एक आता है आपका बार डायग्राम, जो बार के थ्रू दिखाया जाता है, बार में गैप होता है देखिए थोड़ा थोड़ा सब में। और एक होता है पाई चार्ट के थ्रू। पाई चार्ट यानी सर्कुलर डायग्राम जो बनाते थे हम लोग 9th क्लास में, 6th क्लास में देखा भी होगा। चलिए अब ये होने के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी डायग्राम बनाते हैं। फ्रीक्वेंसी की बात ये होती है जहां पे क्लास इंटरवल वाला सीरीज होती है, जहां पे वो खत्म होता है वहीं से शुरू हो जाता है। इसलिए इसकी खास बात होती है, बार डायग्राम का ही उल्टा जो होता है, बार डायग्राम का ही सेम हिस्टोग्राम होता है, लेकिन फर्क इतना होता है कि इसमें नंबरों के बीच गैप होने की वजह से, ये नंबरों के बीच गैप ना होने की वजह से ये चिपका हुआ होता है, और इसमें गैप होने की वजह से चिपका हुआ नहीं होता है। सेम ऐसे ये एक जॉइंट होके चल रहे होते हैं, सारे के सारे जॉइंट होके। ये पॉलीगन है, ये फ्रीक्वेंसी कर्व है, ऐसा बनता है। और ये लास्ट का जो हमारा कर्व है, इसे कहते हैं ओजाइव कर्व। ठीक है, ओजाइव कर्व या ओगेव कर्व भी कहते हैं लोग। फिर आता है आपका टाइम सीरीज। टाइम सीरीज और लीनियर ग्राफ जो कि आप लोग बनाते थे 10th क्लास में। देखिए 10th क्लास में डायग्राम बनाया है आपने बहुत अच्छा से। तो आपको 2 चीज़ें दी गई होगी, एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट। 2 कोऑर्डिनेट होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट से डायग्राम बनाएंगे। नो डाउट अगर आपको डायग्राम नहीं आता, मैं डायग्राम नहीं कराऊंगा, क्योंकि डायग्राम बहुत ईजी होता है, ये एग्जाम में बहुत कम पूछता है, ना के बराबर। तो 1% 2% चांसेस होते हैं, तो ये मैं नहीं कराने वाला, ये आप लोग खुद कर सकते हो। 6th 7th क्लास में सिखाया गया है, नो डाउट बहुत ईजी होता है। और अगर आपको सीखना ही है तो मेरे को आप कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर सारे डायग्राम होंगे। ठीक है, 10 से 15 मिनट के अंदर डायग्राम खत्म। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है, जिसका नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सर ये सेंट्रल
टेंडेंसी क्या होती है, सबसे बड़ी बात होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है मैंने, क्योंकि बेटा इसमें से ना याद रखना एग्जाम में यहां से कभी ऐसा होता ही नहीं है कि क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये चैप्टर अगर आपने सीख लिया ना, तो मैं कह रहा हूं आपने स्टैट्स को 50% सीख लिया है। यही चैप्टर ऐसा है जो बाकी के चैप्टर को इजी बना देगा। यहां पे सारे बेसिक्स होंगे, यहीं पे सारे एडवांस होंगे, बेसिक्स भी यही है, एडवांस भी यही है, और मॉडरेट भी यही है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे आपने सब चीजें सीख ली ना, तो बाकी चैप्टर तो इजी होने वाले हैं। चलिए देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वैसे सुनने में तो ऐसा लगता है सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना। मेजर का मतलब होता है मापना, मेजर करना, कैलकुलेट करना किसी चीज को। किसको? सेंट्रल टेंडेंसी को कैलकुलेट करना। तो टेंडेंसी तो छोड़ो, साइड में हटाओ इसको, टेंडेंसी को थोड़ा साइड में कर दो भैया, इसको साइड में करो, इसको हमें नहीं समझना, हमें समझना सेंट्रल को। सेंट्रल क्या होता है? सेंट्रल का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू से। सेंट्रल वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसे हम एवरेज कहते हैं। एवरेज, एवरेज मींस सेंट्रल वैल्यू, जो बीच की वैल्यू होती है, जो एक सेंट्रल में होती है। सेंटर जैसे होता है ना दिल, जो हमारे इंडिया, इंडिया के सेंटर में क्या है? दिल्ली है। तो दिल्ली क्या है? सेंटर सिटी, सेंटर स्टेट है। आई बात समझ में? तो वो उसका सेंटर है। ऐसे ही कहते हैं एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? बहुत सारे नंबर होते हैं, अलग अलग नंबर आ रहे होते हैं, उन सभी नंबरों को मिलाकर एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, एक फिगर दिखाई जाती है जो सभी नंबरों को रिप्रेजेंट करती है, दैट इज एवरेज। अब मेरी बात है यार, एवरेज का मतलब कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आपने देखा होगा ना एग्जाम में आपके मार्क्स आते हैं, किसी में 71 है, किसी में 81 है, किसी में 31 है, लेकिन जब आप उसकी परसेंटेज निकालते हो तो परसेंटेज 55 आती है। तो 55 क्या प्रेजेंट करती है? उसमें तो ये भी मार्क्स है जो 81 आए हैं वो भी, और जिसमें 30 आए हैं वो भी। तो बात ये आ जाती है कि एवरेज वो वैल्यू होती है, एक सिंगल फिगर होती है। इससे ये समझ में आता है वो एक सिंगल फिगर है, वो एक सिंगल फिगर है भाई साहब। वो सिंगल वैल्यू जो है वो क्या करती है? सारे नंबर को डिस्क्राइब करती है। वो ये बताती है कि इसके अराउंड में नंबर आए होंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो, कम भी हो। अब बात ये आती है सर गलत तो होता है, क्योंकि हम 81 किसी सब्जेक्ट में लेकर आ रहे हैं, उसको भी 55 में कंसिडर कर रहे हैं, और 30 वाले को भी। तो कम वाले को देख लेना, कम वाले में भी तो ज्यादा बता रहे हैं, और ज्यादा वाले में कम बता रहे, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो बात यही होती है भाई, बात यही होती है कि एवरेज को हम इसलिए डिफाइन करते हैं कि ये कम ज्यादा को बैलेंस कर देती है, बराबर कर देती है, वही एवरेज वैल्यू होती है। हालांकि हमें पता है एवरेज गलत होता है, तभी तो हम डिस्पर्जन सीखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ एवरेज की बात करें तो एवरेज दो तरह के होते हैं, एक मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिक्स तरीके लगाएंगे, और एक पोजिशनल एवरेज होती है। मैथमेटिकल एवरेज का मतलब होता है जहां पे मैथमेटिक कैलकुलेशन लगा के निकाला जाता है। पोजिशनल का मतलब होता है जहां पे पोजिशन के थ्रू निकाला जाता है। पोजीशन के थ्रू क्या, चलो मैथमेटिक्स के थ्रू तीन एवरेज निकाली जाएगी बेटा। अर्थमेटिक मीन होगी, और एक ज्योमेट्रिक मीन होगी, और एक आपकी जो होने वाली है वो है आपकी हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो ये तीन मीन होती है, तीनों मीन के बारे में समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। पोजिशनल एवरेज क्या है सर? मीडियन है, मोड है, क्वार्टाइल है, डिसाइल है, परसेंटाइल है, तीनों चीजों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो होती है वो हमारी पोजिशनल एवरेज होती हैं। इनको दो पार्ट में समझेंगे। पार्ट वन वीडियो में आपको ये चीज सिखाऊंगा मैथमेटिकल एवरेज, और पार्ट 2 वाली वीडियो में आपको पोजिशनल एवरेज के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल एवरेज जो होती है, इसमें अर्थमेटिक मीन जो होता है। सबसे पहले हम लोग देखें अर्थमेटिक मीन के बारे में। अर्थमेटिक मीन दो तरीके के होते हैं, नो डाउट। अर्थमेटिक मीन दो तरीके के कैसे होते हैं सर? अर्थमेटिक मीन दो तरीके से ये होते हैं, एक सिंपल अर्थमेटिक मीन होता है और एक होता है वेटेड। अब सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है जो सीरीज इंडिविजुअल होती है, डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस होती है, ये सीरीज जो दी गई होगी तो इस पर सिंपल अर्थमेटिक मीन आता है। लेकिन अगर आपको सीरीज में वेट दिया गया है तो वेटेड सीरीज कहलाती है वो, और वहां पे वेटेड अर्थमेटिक मीन मेजर करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सिंपल अर्थमेटिक मीन में तीन मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है शॉर्टकट, और एक होता है स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन मेथड जो होता है वो सब में अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ ये कंटिन्यूस सीरीज में ही मेथड आता है, बाकी सीरीज में नहीं होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, होता तो है लेकिन अप्लाई नहीं हो पाता, कुछ वजह होती है, वो नहीं सीखे। इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट मेथड अगर आप कर रहे हो तो सिंपल सा एक चार्ट है, ये
सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी सारे नंबर को जोड़ दो और डिवाइड कर दो एन से। और शॉर्टकट मेथड कर रहे हो तो ए प्लस में सिग्मा डी अपॉन में एन, डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस कोई भी नंबर एज्यूम करो, माइनस करते जाओ। अर्थमेटिक मीन को बार एक्स से डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। आगे एन का मतलब होता है टोटल नंबर। डिस्क्रीट सीरीज का मतलब क्या है? सिग्मा एफ एक्स। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भाई साहब, ये जो एक्स दिया हुआ है ना इसके आगे एफ से मल्टीप्लाई कर दे। सेम ऐसे ही यहाँ पे भी कर दे, बिल्कुल वही करना है। और यहाँ पे एन का मतलब होता है सिग्मा एफ, क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट सीरीज होती है, तो कंप्लीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी ही नंबर को रिप्रेजेंट करती है। आगे देखते हैं, बिल्कुल यही सेम फॉर्मूला, एक्स की जगह बस आपको यहाँ पे क्या रखना है, एम रख देना है। तो एम जो होता है, एम किसको रिप्रेजेंट करता है? लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट, वही एक्स ही होता है। और डी तो सेम ऐसे, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सेम ऐसे ही रहेगा, बस फर्क कितना होगा, डी का मतलब यहाँ पे एम माइनस ए होता है। दूसरा आता है स्टेप डिवीजन। स्टेप डिवीजन इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है, बिल्कुल डी के आगे डैश का निशान लगा दो, डी पे डैश निशान लगा दिया जाता है और इनटू में आई करते थे। डी डैश का मतलब होता है एम माइनस ए, जैसे करते थे डी, और बस उसको आई से डिवाइड कर दो। और आई का मतलब जो होता है वो होता है गैप ऑफ क्लास इंटरवल, गैप ऑफ क्लास इंटरवल। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? जो डायरेक्टली एक्चुअल वैल्यू को लेके चलते हैं। शॉर्टकट मेथड डिवीजन को लेके चलते हैं, जहां पे डिवीजन लिया जाता है, यानी x में से a माइनस कर दो या m में से a माइनस कर दो, दैट इज। और स्टेप डिवीजन कहता है डी डैश ले लो, यहाँ पे बस खत्म कहानी। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग सबसे पहले अर्थमेटिक मीन देखेंगे। टॉपिक्स अर्थमेटिक मीन है तो वहां पे सिंपल अर्थमेटिक मीन आएगा, वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे सारी सीरीज में, करेक्ट अर्थमेटिक मीन, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, मिसिंग आइटम और फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे। मिसिंग आइटम्स यानी आइटम या फ्रीक्वेंसी दोनों मिसिंग्स होगी। ज्योमेट्रिक मीन में सिंपल ज्योमेट्रिक मीन आएगा, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भी आएगा, करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन भी आएगा, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। अर्थ हार्मोनिक मीन में सिंपल हार्मोनिक मीन भी आएगा और साथ के साथ वेटेड हार्मोनिक मीन भी आएगा, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे। तो चलिए करते हैं, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन सिंपल वाला स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला हमने देख लिया था, तो यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है, तो सिंपल सा है सर, आपने तो बताया था इंडिविजुअल सीरीज में आपको दोनों मेथड अप्लाई करने हैं, यानी आपको डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों मेथड देखने हैं। तो डायरेक्ट मेथड क्या कहता है सर? डायरेक्ट मेथड तो सीधा सा कहता है सारे नंबरों को जोड़ दो, सारे नंबरों का सम कर दो और सम करके उसको टोटल नंबर से डिवाइड कर दो। ओहो, ये करते हैं, चलिए देखते हैं फिर। यानी सिग्मा एक्स अपॉन में एन, तो सारे नंबरों को मैंने जोड़ दिया। चलिए देखते हैं सारे नंबरों को जब जोड़ते हैं तो क्या वैल्यू आती है। तो सारे नंबरों को जब जोड़ा तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू जो आ रही है, सारे नंबरों को सम करने पे, सारे नंबरों का ऐड करने पे सिग्मा एक्स की वैल्यू 200 आ रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू रख दी 200, तो यहाँ पे 200 रख देते हैं और टोटल नंबर को काउंट करते हैं, तो ये नंबर टोटल बनते 7 नंबर है, 7 नंबर को यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर को क्या करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे डिवाइड करने वाले हैं 7 से, बस आ गया आंसर। फिर उसके बाद शॉर्टकट मेथड देखेंगे। शॉर्टकट मेथड में आपको पता है डी निकालना होता है, तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। डी निकालने के लिए एक्स में से 30 को माइनस कर देंगे। तो सीधी सी बात है, एक्स में से जब 30 को माइनस करेंगे तो पहला तो 20 आएगा, 10 में से 30 क्या 20, 10 माइनस में आ गया ना, माइनस की वैल्यू बड़ी है, 0 10 फिर 0 फिर 20, 50 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। और फिर क्या है, फिर उसके बाद आपका माइनस करेंगे क्या, उसके बाद माइनस करेंगे, अरे भाई तू मान जा, उसके बाद माइनस करेंगे 20, 20 माइनस करेंगे तो -10 ही आएगा। अब इसका सम कर देंगे, सबका सम करते ही सिग्मा डी की वैल्यू आ गई -10, आप भी करके देख लीजिएगा। और जैसे ही आई -10 तो मैंने यहाँ पे रख दिया, ए की वैल्यू 30 मानी थी, ए मैंने 30 माना था बेटा, यहाँ देख ले जरा, यहाँ देख ले, ए की वैल्यू क्या मानी है तूने, 30 मानी है। तो ए की वैल्यू जो तूने 30 ली है ना, इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दे। तो ए की वैल्यू 30 ले, डी की वैल्यू कितनी है, सिग्मा डी की वैल्यू आई है -10, तो ये रख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये डिवाइड करेगा और इसको प्लस कर देगा, तो ये आ जाएगा। ये डिवाइड इसको ऐसे करते काटा मारते ही तो ये क्या आ जाएगा, ये गलती हो गई, थोड़ी सी गलती हो रखी है, ये गलत है, ये आएगा 1 और 1.428 आ जाएगा, ठीक है। तो 1.428 माइनस कर दे तो ये तेरे पास आंसर आएगा 28.572 आ जाएगा, ठीक है। अगर कहीं प्लस माइनस में हो तो आप ठीक लिख कर लेना, यहाँ तक ठीक है, ठीक है, प्लस माइनस हो सकता है गलती।
नेक्स्ट आता है आपका डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या करने वाले हैं भाई साहब, डिस्क्रीट सीरीज में भी हम लोग अप्लाई करने वाले हैं अर्थमेटिक मीन को, दोनों मेथड से निकालेंगे। जैसे पहला मेथड अप्लाई करते हैं, एक्स सीरीज दी हुई है, एफ सीरीज दी हुई है, तो दोनों को मैंने लिख लिया, एक्स को लिख लिया, ये एक्स है और ये एफ है, सीधा शॉर्टकट में लिख लेता हूँ, और इन वैल्यू को 1 बाय 1 मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, चलिए ये काम अच्छा हुआ। अब क्या करो, एक्स को, पहला मेथड तो डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है सर, डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल होता है, वो कहता है अर्थमेटिक मीन निकालना है सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन। तो हम देख लेते हैं, सिग्मा एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो ये आ जाएगी और सिग्मा एफ की वैल्यू ये आ जाएगी, तो इसी को एन कहते हैं। तो बस कुछ नहीं, इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया आंसर। तो ये तो बहुत सिंपल था, हो गया। आगे देखते हैं, फिर उसके बाद होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन की वैल्यू होती है, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो चलिए इसके लिए डी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो डी निकालते हैं। डी निकालने के लिए एक्स में से एक नंबर एज्यूम कर लेंगे, यानी एक्स में से जो नंबर एज्यूम करेंगे वो है 30, ये वाला नंबर हमने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये नंबर माइनस किया तो -20 आया, पहले का -10, फिर प्लस का 10, फिर 20, ये करके देख लीजिएगा। और एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट फॉर ये आ जाएगा। बस प्लस माइनस करेंगे तो ये आपके पास -50 वैल्यू आ जाएगी। अब कुछ नहीं करना आपको, ये -50 आपको यहाँ रख देना है फॉर्मूले के अंदर, और डिवाइड में 55 जो है, और ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 29.09। आई थिंक यहाँ से भी यही आ रही है, यहाँ से भी यही आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर होगा भाई। अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो भाई, मैं रिप्लाई दूंगा। अब मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डाउट्स पूछ सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, समाज सेवा हो रही है। ठीक है, बस सब्सक्राइब कर दो भाई साहब, सब्सक्राइब कर दो, पीडीएफ फ्री में दूंगा। अगर मेरे वीडियो पे 1000 सब्सक्राइबर हो गए ना, पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, सारे स्टैट्स के पीडीएफ फ्री में दे दूंगा, इतने अच्छे नोट्स बनाए हुए, वरना यहीं से आपको देखना पड़ेगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है भैया, मार्क्स दिए गए हैं, फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय तीनों मेथड से, तीनों मेथड से निकालना। तो क्लास इंटरवल लिख लिया, एफ लिख लिया। सबसे पहले एम निकाल लो। एम निकालने के लिए क्या करो, क्लास इंटरवल में लोअर और अपर दोनों को प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, बस आ गई वैल्यू ये। तो ये वैल्यू यहाँ तक आ गई है, यानी 0 10 प्लस 0 और प्लस 10 डिवाइड बाय में 2 अगर मैं कर देता हूँ तो ये मेरी वैल्यू क्या आएगी, ये मेरी 5 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाती है। तो मैंने क्या किया, इसको डिवाइड करके निकाल लिया। और दूसरा वैल्यू निकालने के लिए ये सब फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, गैप देख लो 10 का है तो 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो, इसमें भी 10 ऐड कर दो। बस सिंपली एफ और एम को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया वैल्यू, और इस वैल्यू का टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा, एफ एम की वैल्यू आ जाएगी 1475 और एन की वैल्यू 55 है। बस इसको उठा के डिवाइड कर दो, आंसर आपके सामने होगा, आंसर आपके सामने है। डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड करे तो शॉर्टकट मेथड क्या कहता है भाई, शॉर्टकट मेथड तो सीधा कहता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में एन। डी निकालने के लिए एम में से ए को माइनस करना पड़ेगा। अब चलिए डी ही निकाल लेते हैं, पहले डी ही को ही निकाल के साइड करते हैं। चलिए देखते हैं डी कैसे निकालेंगे। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एम में से ए को माइनस करेंगे, यानी ए क्या ले रहे हैं, ए की वैल्यू जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम लोग 25, इसको हमने माइनस कर दिया, 25 लिया है। हाँ 25 ले लिया, ठीक है। 25 में से 25 माइनस किया, 20 आ गया, माइनस का 10 आ गया, 0 आ गया, 10 और ये 20 आ गया। अब f को d से मल्टीप्लाई कर दो, f को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी की वैल्यू आ जाएगी। सो सिग्मा एफ डी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्मा एफ डी 100 आ गया, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। 100 को 55 से डिवाइड करेंगे, 25 ए माना था, तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू आंसर आ जाएगा। अब हमें एफ डी डैश निकालना है। डी डैश निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी को आई से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो डी को क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, डी को आई से डिवाइड कर दो। डी आपके पास ये दिया हुआ है, इसको आई से डिवाइड करते हैं। आई कितना है, गैप कितना है, 10 का है, 10 का यानी 10 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ये सब आ गया। फिर एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एफ को डी डैश से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको वो कर देंगे, एफ डी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हमारे पास एफ डी डैश की वैल्यू 10 आ गई। अब इसी 10 को हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, देखो इसी 10 की वैल्यू को हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रखने वाले हैं।
तो यहाँ पर रख दिया 10 डिवाइड बाई 50 और गैप कितना है आई, जो आई का मतलब होता है गैप, गैप जो है वो आपके पास 10 है तो 10 कर दिया, ये किया, ये आपके सामने आंसर आ गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा तीनों मेथड्स। अब हम लोग वेटेड अर्थमेटिक मीन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, आराम से थोड़ा सा रिलैक्स कर लो, फिर 5 मिनट बाद दोबारा वीडियो स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा रेस्ट करो और फिर 5 मिनट बाद स्टार्ट करो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करें वेटेड अर्थमेटिक मीन। चलिए करेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन की बात करें तो देखो, अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं रेस्ट ले लिया होगा, थोड़ा 5 मिनट का रेस्ट हो गया होगा, 10 मिनट का। तो अब आ जाते हैं वापस वेटेड अर्थमेटिक मीन पे। सर ये वेटेड अर्थमेटिक मीन होता क्या है? पहली तो बात ये, एक सिंगल मेथड, मैं कहता हूँ एक सिंगल मेथड, यहाँ पे कोई आपको अलग से मेथड नहीं करनी। यहाँ पे दो सीरीज होगी, एक एक्स वाली और एक डब्लू वाली, एक एक्स वाली और एक डब्लू वाली। जैसे कि वहां पे देखते थे ना हम लोग, एक चीज देखते थे तो वहां पे एक सीरीज होती है फ्रीक्वेंसी वाली, तो बस कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह डब्लू आ गई, रिप्लेस हो गया, डब्लू सीरीज आ गई है। तो एक्स तो वैसी रहेगी, एक्स जो है वो वही, यहाँ पे भी वही है, वही वाली सीरीज है जो वहां पे भी थी, बस एफ की जगह डब्ल्यू रिप्लेस हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे कि इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, इसका फॉर्मूला देखते हैं। एक सॉरी क्वेश्चन फॉर्मूला सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू, ठीक है, एन भी लिख सकते हो। अब बात ये आती है, सर ये जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इंग्लिश में 46% है, स्टैट्स में 67% है, ऐसे इकोनॉमिक्स के मार्क्स दिए गए हैं। जो हमारे इकोनॉमिक्स में मार्क्स आ रहे हैं वो है 58% और कॉस्ट अकाउंटिंग में 72% आए हुए हैं। तो इस तरीके से हमारे ये मार्क्स है। इनकम टैक्स में 53% है। क्वेश्चन कह रहा है इफ डबल वेट्स टू मार्क्स इन इंग्लिश, अगर इंग्लिश में डबल वेट हो जाए, मार्क्स का वेटेज जो है डबल हो जाए और स्टैट्स में भी डबल हो जाए, बाकी सारे सब्जेक्ट्स है यानी बाकी सारे सब्जेक्ट में 1-1 रहेंगे, इसमें डबल हो जाएंगे। तो वेट तो यहां पे दिया नहीं, लेकिन वेट के लिए हिंट दे दिया है। हिंट उन्होंने क्या दिया वेट के लिए? उन्होंने हिंट ये दे दिया है कि क्वेश्चन में वेट नहीं है, कोई बात नहीं, सब्जेक्ट्स लिख लिए, इंग्लिश लिख लिया, स्टैट्स लिख लिया, सारे सब्जेक्ट्स हमने लिख लिए और सारे सब्जेक्ट में परसेंटेज जो आई हुई थी वो सारे यहाँ पे लिख लिए 1 by 1। अब वेट हम इसको दे देंगे, इसको जैसा क्वेश्चन कहता है डबल वेट देना है 2 को, इंग्लिश को डबल, स्टैट्स को डबल, तो डबल 2 दे दिया और बाकी सबको 1-1 दे दिया। तो सिंपली क्या करो, एक्स और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल होता है ये। वैसे तो बच्चे करते नहीं है, ज्यादातर बच्चों को आता ही नहीं है, क्योंकि ये वैसे होता तो इजी है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ध्यान देना है, अगर एग्जाम में आ गया तो आपको ये अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक्स मीन निकालने के लिए हमारे पास डब्ल्यू दिया हुआ है, तो सिग्मा डब्ल्यू एक्स मल्टीप्लाई कर दिया और डब्ल्यू एक्स का टोटल जो आ रहा है 409 आ रहा है और डब्ल्यू का टोटल आ रहा है 7। तो कुछ नहीं करना, इसको इससे डिवाइड कर दिया, आ गया आंसर, यू गॉट द आंसर। सो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं करेक्ट अर्थमेटिक मीन की ओर, ठीक है। थर्ड पार्ट है करेक्ट अर्थमेटिक मीन। करेक्ट अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है वो अर्थमेटिक मीन जो गलती से आपने रॉन्ग निकाल दिया, उसको करेक्ट करना है। तो गलती से यही होगा ना, कोई नंबर आपने गलत ऐड कर दिया हुआ और एक सही गलत नंबर ऐड कर दिया हुआ, तो करना क्या है, उस नंबर को हटा दो और सही नंबर को जोड़ दो। तो सिंपल सी बात, ये क्या कह रहा है जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे क्वेश्चन में करेक्ट अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाय में एन। करेक्ट ये हटा दो, करेक्ट सिग्मा एक्स डिवाइड बाय में एन होता है, ठीक है। तो करेक्ट सिग्मा एक्स यानी एक्स का टोटल, देखो आपके पास एक रॉन्ग वाला सिग्मा एक्स दिया गया होगा, ये निकाल लेना। सिग्मा एक्स का मतलब है ये नंबरों का टोटल है, टोटल नंबर ये दिए हुए हैं, जो गलत नंबर, इसमें एक नंबर गलत है जो इंक्लूड है, तो उस गलत नंबर को यहां से हटा दो और जो सही वाला नंबर है उसको जोड़ दो, बस आ गया ये, और इसको डिवाइड कर दो, आंसर करेक्ट मीन आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन समझते हैं। अर्थमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन 1670, जो अर्थमेटिक मीन है 10 नंबरों का वो 1670 है, ठीक है। वन ऑब्जर्वेशन 1950 was wrongly taken as 2000। जरा ध्यान से सुना कि ना 2000 नंबर ले लिए गए, गलती से 2000 नंबर ले लिया गया, ये नंबर गलत नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है और इस रॉन्ग नंबर को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। और करना क्या चाहिए था, ये वाला करना चाहिए था।
तो चलिए देखते हैं हम करने क्या कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया एन की वैल्यू ये है और सिग्मा मीन की वैल्यू ये है और रॉन्ग आइटम ये है और करेक्ट आइटम ये है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ध्यान से सुनना, हमारे पास मेन सिग्मा एक्स होना चाहिए। सिग्मा एक्स निकालने का तरीका बहुत ही सीधा होता है। मीन का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है। तो कोई बात नहीं, सिग्मा एक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, मीन तो दिया हुआ है ना, यस मीन दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिग्मा एक्स आ गया। ये गलत वाला सिग्मा एक्स है, गलत वाला, रॉन्ग वाला। तो रॉन्ग वाले में से हम सही करेंगे इसको। सही सिग्मा एक्स लाने के लिए हम जो इस नंबर के अंदर एक गलत नंबर जुड़ा हुआ है उसको हटा दो और सही नंबर को क्या कर दो, जोड़ दो। चलो हटाओ इसको। अब देखते कैसे करेंगे। 16 1700 में 2000 गलत नंबर था, ये सही था तो जोड़ दिया, ये नंबर आ गया हमारे पास। और इस नंबर को हमने n, जो n हमारे पास 10 है, उससे डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और बड़े आराम से हो गया। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वो है आपका कंबाइंड मीन, अर्थमेटिक मीन। और इसके बाद अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर आएगा ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन। इस क्वेश्चन में कह रहा है n1 x1, यानी इसका मतलब है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। बहुत सारे अर्थमेटिक मीन फैले हुए हैं इस दुनिया में, बहुत सारे अर्थमेटिक मीन हैं। हमने कईयों की एवरेज निकाली है, हमने कर क्लास में, पूरी क्लास में हर बच्चे की परसेंटेज निकाली है। अब उन सभी परसेंटेज को जोड़कर एक परसेंटेज निकालनी है, तो उसी को बोलते हैं कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। तो सबके अलग अलग मीन होंगे, तो सारे मीनों को लिख लो। मीन 1, मीन 2, मीन 3 और n1 n2 n3 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा कि ये टोटल नंबर आ जाएगा। n1 और मीन को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कुल नंबर आ जाते हैं। कुल मिलाकर इतने नंबर आए हैं, इतने मार्क्स आए हैं बच्चों के। ये इस क्लास के आगे मान लो A क्लास के मार्क्स आ गए, B क्लास के मार्क्स आ गए, C क्लास के मार्क्स आ गए, तीनों क्लास के टोटल मार्क्स आ गए और टोटल बच्चे कितने, उससे डिवाइड कर दो, बस सिंपल हो गया, खत्म। चलिए अब देखते हैं मीन। अगर 3 तक है 3 ले लेना और 4 है तो 4 ले लेना। आगे देखते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे पास एक दिया हुआ है, एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, ए डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट विद द टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 250 एंड 300 हैविंग मीन्स 25 10 एंड 15। क्वेश्चन में कहा गया है आपके पास कुछ फ्रीक्वेंसी दी गई है, और आप सभी जानते हो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एन होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एन, यानी एन की वैल्यू दी हुई है 200 250 और 300, तो हमने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारे पास मीन भी दिया और 25 10 और 15, ये भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कंबाइंड मीन करने का तरीका क्या है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, एन वन इंटू मीन 1, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। देखिए ये क्वेश्चन में दिया हुआ है n1 इंटू में मीन, तो आपने क्या किया यहाँ से, अरे यार कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, चल यहाँ पे देखो, चलो कोई बात नहीं, अब देख लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो कहने का मतलब ये है सर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, बस हो गया काम खत्म। ये कर दिया, ये आ गया और ये इसकी वैल्यू आ गई, इसको इससे डिवाइड करिए 750 से, बस 750 से डिवाइड करो 16 आंसर आ जाएगा। सो गॉट इट माई पॉइंट। अब मिसिंग वैल्यू फॉर x निकालना है। ये मान लो कि कहीं x की वैल्यू नहीं है तो कहीं f की वैल्यू नहीं है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज होगा तो वहाँ x की नहीं होगी, डिस्क्रीट होगा तो वहाँ f की नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन वैसा जो हमने पहले क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन बस उसमें एक नंबर गायब होगा, उस नंबर को आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। द मीन ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए सीरीज 14। क्वेश्चन में गए 3 नंबर थे और 3 नंबरों का मीन जो आया है वो 14 आया है, ठीक है। 3 नंबरों का मीन जो है वो 14 है। आगे कह रहा है आगे के 2 जो नंबर है उनका मीन जो है वो 18 है, यानी 3 और 2 कितने होते हैं, 5, लेकिन दोनों का अलग अलग दिया हुआ है और आपको 5 नंबरों के मीन निकालने हैं। चलो आप एक काम करो, आपको नंबर तो पता नहीं है कौन से है कौन से नहीं है। आप एक काम करो, ABC 3 नंबर ले लो और तीनों नंबरों को जब जोड़ दोगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा, सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी तीनों नंबरों का सम और डिवाइड बाय में टोटल नंबर 3 है। इक्वल टू में मीन कितना है इसका, क्वेश्चन ऐसा मेंशन कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसा मीन जो है, मीन की वैल्यू 14 है, 14 दी हुई है, ठीक है। तो 14 आप रख लोगे इक्वल टू में, इक्वल टू में 14 रख दिया तो ये इक्वल टू में 14 आ गया। तो इक्वल टू में 14 है तो इसको रख के और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 आ जाएगा। इसको मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद 2 टर्म्स है, दोनों टर्म्स को d और e मान लो
और डी और ई मानते हैं इन दोनों टर्म्स को, डी और ई का सम जो है इक्वल टू 18 है। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है, उस क्वेश्चन ऐसा कह रहा है मीन जो है इन दोनों का डी और ई डिवाइड बाय 2 करेंगे तो मीन आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 18 है, क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। ठीक है, आप फिर ऐसे ही करो, फिर इसकी वैल्यू भी 36 आ गई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया 3 नंबरों का, अगर हमने 3 नंबर देखे तो 3 नंबरों का जो सम आया 42 आया, 2 नंबरों का सम जो आया 36 आया, तो टोटल 5 नंबरों का यानी ए बी सी डी ई, टोटल अगर मैं पांचों नंबर ले लूं तो पांचों नंबर ए बी सी डी ई, पांचों नंबर ले लिए मैंने। पांचों जब नंबर लिए तो पांचों नंबर में ए 3 नंबर के लिए तो ये है 42 और 2 नंबरों के लिए ये है, तो दोनों नंबर को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 78। टोटल नंबर कितने हैं 5 है भाई, 5 है तो 5 से डिवाइड कर दो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। अगला आता है 8th क्वेश्चन। अब ये आ गया भाई क्लास इंटरवल वाला, ये क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है था, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपको एफ की वैल्यू निकालनी है इफ अर्थमेटिक मीन इज 35। बहुत सिंपल है, 35 है अर्थमेटिक मीन। हम ऐसे क्वेश्चनों में डायरेक्ट मेथड नहीं लगाएंगे, शॉर्टकट मेथड लगाएंगे और इसी नंबर को एज्यूम करेंगे, यहाँ के एम को ही एज्यूम करेंगे, इससे जीरो हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल लिखा, क्लास इंटरवल के बाद हमने क्या लिख दिया, क्लास इंटरवल के बाद जो क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी है वो लिख दी। ठीक है, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दोनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड किया, मिड वैल्यू आ गई। ठीक है, अब डी निकालने के लिए हम एम माइनस में से कोई नंबर एज्यूम करेंगे। नंबर क्या एज्यूम करेंगे, ये वाला नंबर एज्यूम कर लेंगे। क्यों, क्योंकि एक्स के सामने जो नंबर होगा उसी को एज्यूम करते हैं, वो आसान होता है। तो ये आ गया और ये 0 आ गया। अब एफ को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर आ जाएंगे। ठीक है, 540 आ गया। अब माइनस 540 आ गया तो हमने क्या किया, 45 जो एज्यूम किया था वो यहाँ पे रख लिया, 45 जो वैल्यू मैंने एज्यूम किया वो यहाँ रख ली। ठीक है, और माइनस 540 यहाँ लिख दी, डिवाइड बाय में 46, इसका जब टोटल करेंगे सिग्मा एफ करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको हमने डिवाइड में ले लिया, अब प्लस का 45 35 के पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, 35 के पास माइनस हो जाएगा और ये बेचारा अकेला बच गया। अब इसके पास देखा तो यहाँ 10 बच गया, इसमें से जब हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास क्या है 10 आया, और 10 यहाँ पे ये है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी ये, और इसमें से क्या करेंगे माइनस का 460 यहाँ भेज देंगे तो ये आपका प्लस का 460 हो जाएगा, माइनस 10x बच गया, इसमें से माइनस किया तो माइनस 80 आ गया, और ये माइनस का 10 डिवाइड में चला गया और x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। तो यहाँ पे जाके हमारा ये मिसिंग वाला ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा स्टार्ट होता है ज्योमेट्रिक मीन। नो डाउट ज्योमेट्रिक मीन जो होता है बहुत सिंपल, एक तो सिंपल होता है, एक वेटेड अरिथमेटिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन में दो चीज़ देखी जाती है, एक देखा जाता है व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू 2, 4, 8, 16 और 32 है, ऐसे नंबर होंगे तब तो आप एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो शॉर्टकट वाला, और अगर इसके अलावा या इसमें भी सब में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये वाला तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसमें एंटी लॉग लग रहा है, एंटी लॉग के लिए कैलकुलेटर चाहिए और कैलकुलेटर की ट्रिक जो है वो मैं इसमें नहीं सिखा सकता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में भी यही आते हैं, ज़्यादातर यही एग्जाम में आएंगे, ये बहुत कम चांसेस है, ये आता ही नहीं है, ना के बराबर है, नहीं देते एग्जाम में, पता है उनको लॉग टेबल देखनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, एन अंडर रूट में अगर ऐसी वैल्यू दी गई हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए बी सी इंटू डी, जितनी वैल्यू वो सारी लिखते जाओ और जितनी वैल्यू होगी उसको एन की फॉर्म में यहाँ पे लिख देंगे। ज्योमेट्रिक मीन डिस्क्रीट सीरीज में कंटिन्यूस सीरीज में होगा, ये वाला फॉर्मूला होगा, तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये अभी हमें देखना नहीं है तो छोड़ देंगे। वेटेड अर्थमेटिक मीन जो करेंगे वो भी हमारा एंटी लॉग वाला होगा, तो ये भी हमें स्किप कर देंगे। ठीक है, तो हमें समझना नहीं है, बस देखना फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे चलते हैं। आगे हमारा चलता है फाइंड दी टू नंबर हुज अर्थमेटिक मीन इज 10 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज 8। अगर मान लो अर्थमेटिक मीन जो है वो 10 है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 8 है, अगर मान लो लेट दी टू नंबर, हाँ आपने दो नंबर लेट किए, वो क्या किए x एंड y, दो नंबर लेट किए x एंड y, और x और y दोनों का सम कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, अर्थमेटिक मीन कितना 10 है तो 10 हम यहाँ पे लिख देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फर्स्ट आ गया। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है उसको अंडर रूट में रख देते हैं और अंडर रूट जितनी वैल्यू होती है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 है तो 2 लिखने की जरूरत नहीं होती है, एक्स वाई, और अंडर रूट जब यहाँ पे जाएगा
इसकी वैल्यू 8 है, क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है। क्वेश्चन में मेंशन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 8 है। तो ज्योमेट्रिक मीन जब 8 दिया हुआ है तो बेटा आपको करना क्या है, यहाँ पे 8 लिख के इसका स्क्वायर कर दिया, अंडर रूट यहाँ पे चला जाएगा, अंडर रूट को अगर हम यहाँ पे भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर 64 हो गया, और 64 के डिवाइड में y चला जाएगा, ठीक है। तो y चला गया, तो ये इसकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट वाले में पुट कर दो। तो फर्स्ट वाले में जैसे कि हम इक्वेशन में करते थे, पुट करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी, और इसको इससे क्रॉस मल्टी, ये इक्वल टू में है, इसको अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसको सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, जो कि इक्वेशन में करते थे। तो ये हमारे पास y की वैल्यू 4 और 16 आ गई। तो आप दोनों आंसर ले सकते हो, एक x की वैल्यू 16 और y की वैल्यू 4, या y की वैल्यू 16 x की वैल्यू 4 ले सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास दोनों नंबर आ चुके हैं, ये देखिए दोनों रिवर्स कर सकते हो। आगे देखते हैं ज्योमेट्रिक मीन जो है, दूसरा पार्ट देख, ज्योमेट्रिक मीन फॉलोइंग नंबर्स का निकालना। तो बहुत सिंपल है, 4 नंबरों को लिखो और 4 नंबर का ऊपर 4 लिख दो, और 4 बार इसको प्रेस करो, अंडर रूट 2 बार प्रेस करोगे तो आंसर आ जाएगा 10। बहुत सिंपल है, कैलकुलेटर से करोगे 10 आ जाएगा। चलिए, अब ये होने के बाद करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन, करेक्ट है, ये कनेक्ट नहीं है, करेक्ट कर देना भाई, इसको करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन कर लेना, ठीक है। ये है करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन। करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में करेक्ट ABC, ठीक है। तो करेक्ट ABC निकालने का तरीका ये होता है कि ABC या D जो भी नंबर है उनको रॉन्ग आइटम से डिवाइड करो और सही आइटम से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, बस यही फॉर्मूला होता है। चलिए अब देखते हैं, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 15 इफ बाय मिस्टेक वन फिगर इज टेकन एज 5 इंस्टेड ऑफ 3। यानी गलती से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलती से हमने 5 नंबर ले लिया, लेना चाहिए था 3 नंबर। 3 नंबर जो है वो हमारा सही नंबर है, 3 नंबर सही है और ये वाला गलत है। तो गलत नंबर हमने 5 ले लिया है, सही नंबर 3 था वैसे। तो हम क्या करेंगे, पहले ज्योमेट्रिक मीन में ए बी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करें, अंडर रूट 2 ए बी इक्वल टू हमारा कितना दिया हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन 15 दिया हुआ है, तो 15 रख लिया हमने। 15 है तो इसका अंडर रूट का यहाँ भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और जैसे 225 होगा तो देखिए ये आपके पास वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी को हम रॉन्ग आइटम से डिवाइड करते हैं, करेक्ट आइटम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 135। अब 135 का अंडर रूट, करेक्ट ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जो ए बी की वैल्यू आई है उसका अंडर रूट कर दो, ये आ गई वैल्यू, क्योंकि अंडर रूट इसलिए करेंगे 2 नंबर है, तो यहाँ पे जाके ये आंसर आ जाता है। ऐसे ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो देख लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, देख लीजिए, इसका आंसर ये है, ठीक है। तो ये 4 नंबर है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब हमारा हार्मोनिक मीन स्टार्ट होता है। नो डाउट हार्मोनिक मीन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर करना चाहो तो कर लेना, वरना छोड़ देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। एग्जाम में बाई चांस ही आता है, वरना इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।